अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर डिमांड थ्योरी का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और उर्दू में इसको कहते हैं कानून मुसावी अफादा मुख्ततम। तो स्टूडेंट्स, ये आई कॉम, डी कॉम, एफ ए आई सी एस, बी कॉम, एम ए अकाउंटिंग फाइनेंस, बी बी ए की बुक्स में पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट, जब हम लॉ को डिस्कस करते हैं तो हमें 5 चीज़ें या 6 चीज़ें हमें लाजमी डिस्कस करनी पड़ती है। पहली है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टेबल एंड एक्सप्लेनेशन, ग्राफ एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन और क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास जो अजम्पशन है वो हम नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ क्रिटिसिज्म इसकी करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जानिब और देखते हैं ये क्या कहता है। इससे पहले कि हम लॉ स्टार्ट करें, इस लॉ को एक और नाम दिया जाता है कार्डिनल अप्रोच का सेकंड लॉ है ये, या इसको लॉ ऑफ, यहाँ पे 1 गुड नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 गुड है, लॉ ऑफ 2 गुड मॉडल है ये। यानी कि इसमें हम एक चीज़ पे पैसा नहीं लगाते, हम 2 चीज़ों पे पैसा लगाते हैं। स्टूडेंट, जो हमने इससे पिछला लॉ डिस्कस किया था उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो भी 20 नंबर का आपके यूनिवर्सिटी, अपनी आप यूनिवर्सिटी सरगोदा, गुजरात यूनिवर्सिटी, कायद यूनिवर्सिटी या गोमल यूनिवर्सिटी में ये 20 नंबर का क्वेश्चन या ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आता है या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है। उसके बाद जो पिछला लॉ था वो हमने डिस्कस किया था कि वो खाने पीने की चीज़ों पे था, वो ख्वाहिश के पे था कि आपने एक चीज़ को खाना है तो जब आप लगातार खाते रहेंगे तो आपकी यूटिलिटी लेवल कम होके 0 होगी, फिर वो माइनस पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये लॉ आपका 2 गुड्स पे मुश्तमिल है कि आपने 2 चीज़ों पे पैसा लगाना है। और ये असल में ये कि आपने जो रॉबिन्स ने बात की थी कि आपके पास ख्वाहिशात लामहदूद हैं और जो आपके ज़राए हैं वो महदूद हैं। इन ज़राए को इस तरह से इस्तेमाल करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकें, ये रॉबिन्स ने असल में लॉ बयान किया था। तो इसमें हम करेंगे यही कि हमारे पास जो हमारी महदूद आमदनी होगी इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। तो हमने अपनी मखसूस आमदनी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो सके। तो स्टूडेंट, थोड़े से लॉ को इसमें देखिएगा, जो हम इसका टेबल बनाएंगे उससे हम एक पॉइंट निकालेंगे कि ये वो पॉइंट है जिसमें एक बंदा, जिसको रैशनल भी बंदा कह सकते हैं हम, यानी कि जिसको शऊर है अपने अच्छे बुरे का, तो वो रैशनल बंदा कौन सा हो सकता है, तो वो हम पॉइंट निकालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही लिखना है कि आपके पास जो आपकी फ़िक्स इनकम है, जो आमदनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। ये वही है आपका मैक्सिमम यूटिलिटी आपने हासिल करना है। तो आप इसको ऑन वर्डिंग भी कर सकते हैं या यही वर्डिंग आप देख के पढ़ के आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन कहता है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम। आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो गिवन अमाउंट जो है इससे मैक्सिमम होगी व्हेन इट स्पेंड्स ऑन वेरियस गुड्स इन सच अ वे, जब आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च करेंगे, दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स बिकम इक्वल। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो सारे यूनिट्स की क्या हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी। 2 यूनिट्स हैं तो 2 यूनिट्स पे इक्वल हो जाएगी, 3 यूनिट्स हैं तो 3 यूनिट्स पे इक्वल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने अपनी मखसूस आमदनी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपका मुख्ततिम अफादा जो है वो बराबर हो सके या वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। स्टूडेंट, इसकी हमने कुछ अजम्पशंस ली हुई हैं। अजम्पशंस हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना, तो हमने इसको इधर ही वो ले लेते हैं। हमारी अजम्पशन कौन कौन सी हो सकती हैं? कहता है कंज्यूमर के पास 5, सपोज किया कि 5 रुपये हैं, आप इसको 5000, 5 लाख भी बना सकते हैं। ही वांट्स टू स्पेंड हिज अमाउंट मनी ऑन फ्लोर एंड घी। जो उसके पास 5 रुपये हैं वो 2 चीज़ों पे लगाएगा, एक फ्लोर पे लगाएगा, आटे पे लगाएगा और घी पे लगाएगा। ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम हिज अमाउंट ऑफ मनी। वो इस अमाउंट ऑफ मनी जो 5 रुपये हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल करना चाहेगा। यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड्स फॉल्स, जो आपका यूटिलिटी लेवल होगा हर एक यूनिट से फॉल करता जाएगा, गिरता जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इसकी थी अजम्पशंस। अब चलते हैं इसका टेबल की जानिब। टेबल में आपने एक साइड पे यूनिट ऑफ मनी लिख दिया, यानी कि आपके पास 5 रुपये थे, 1 2 3 4 5 लिख दिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर लिख दिया आपने। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दूसरे में नहीं आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ही आएगा। इधर आपने फ्लोर लिख लिया, इधर आपने घी लिख लिया। और ये देखिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी आपका फॉल्स हो रहा है, तो आप इसको गिराते जाएंगे 10 8 6 4 2, और इधर कर लें 8 6 4 2 0। आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप इधर 25
20 15 10 5 लिख लें, इधर रख लें 20 15 10 5 0। आप इधर 80 70 60 50 इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू आप अच्छा ही लगे तो आप उसको लिख लें। तो लेकिन एक बात याद रखें, एक तो आपने डिक्रीजिंग डिके में करना है, यानी कि 10 8 6 4 इस तरह से करना है, और दूसरा आपने रिपीट भी करनी है वैल्यू, मतलब कि इधर आपने 8 लिखी है तो 8 इधर से वो स्टार्ट हो जाएगी दूसरे से, 8 6 4 2 0, यानी कि ये जो 2 है ये ख़त्म हो रहा है तो ये इसका 0 भी इसमें आएगा। अब एक कंज्यूमर है, उसने सोच विचार करनी है कि यार मैं इस 5 रुपये को मैं किस तरह से किस चीज़ पे लगाऊं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे देखिएगा, कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये हैं। लेट सपोज अगर वो 1 रुपया लगाता है गुड ए पे, तो उसके पास बाकी कितने पैसे बच जाएंगे, 4 रुपये। तो वो बाकी 4 रुपये किस पे लगाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 10 रुपये यहाँ पे लगाता है। 10 उसको यूटिलिटी यहाँ से मिलती है, 10 जमा 8 जमा 6 जमा 4 जमा 2, ये कितना हो गया, 10 8 18 6 24 28 और 30, उसको 30 का फ़ायदा हासिल हुआ है। तो क्या ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट है कि 1 रुपया लगाए फ्लोर पे, 4 रुपये लगाए घी पे। एक और पॉइंट देखते हैं, शायद इससे कोई अच्छा आ जाए। अब वो लगाता है 2 रुपये, अगर हम बात करें 2 रुपये लगाता है गुड बी पे, गुड ए पे 2 रुपये लगाता है और गुड बी पे लगाता है 3 रुपये। स्टूडेंट समझने की ज़रूरत है, पहले हमने किया था 1 रुपया लगाया था ए पे फ्लोर पे और हमने घी पे लगाए थे 4 रुपये। अभी हमने 2 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, 10 8 18, 18 और 8 हो गए 26, 26 6 32 4 36 36। पहले हमारे केस में पॉसिबिलिटी में हमारे पास आया था 30, दूसरे केस में आया 36, यानी कि दूसरे वाला केस इससे ज़्यादा बेहतर है। शायद हम एक और केस करें जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके। एक और काम करते हैं, अब इधर हम कर देते हैं 2 की जगह हम 3 रुपये इधर लगाते हैं, 1 रुपया हम इधर से हटा लेते हैं। अब देखें 10 8 18, ये इधर हमारे पास 3 रुपये हो गए थे, 10 8 18 6 हो गया 24 24 और ये 30 और 8 38 और ये 38 हो गया। यानी कि अगर वो एक काम करे कि ए पे लगाए 3 रुपये और बी पे लगाए 2 रुपये, 3 रुपये इधर से 2 रुपये इधर से, 5 रुपये उसके पूरे हो गए, तो उसको 38 का फायदा होता है, 38 का। अभी एक और पॉइंट आगे जाते हैं, शायद इससे हमें एक और अच्छा पॉइंट मिल जाए। अभी वो 4 रुपये लगाता है गुड ए पे और 1 रुपया लगाता है गुड बी पे, तब उसको कितना फायदा हासिल होगा, 10 8 18 6 24 4 28 28 और 8 36। इससे पहले वाले केस में हमें 38 का फायदा हुआ था और अभी हमारा फिर जो फायदा है वो डिक्रीज हो गया। यानी कि हमने क्या करना है, गुड ए पे लगाना है 3 रुपये और गुड बी पे लगाने हैं हमने 2 रुपये। स्टूडेंट्स बात समझ आई है या नहीं आई? यानी कि आपने हर एक पॉसिबिलिटी करनी है। पहले 1 रुपया इधर लगाया, 4 इधर लगाए, आपने सारे नंबरों को काउंट कर लिया। फिर 2 रुपये इधर लगाए, 3 रुपये इधर लगाए, नंबरों को काउंट करके रख लिया। 3 रुपये इधर लगाए, 2 रुपये इधर लगाए, फिर 4 रुपये इधर लगाए, 1 रुपया इधर लगाए। जो आपका जहां पे सबसे ज्यादा आपको फायदा हासिल होगा वो सबसे बेस्ट पॉइंट आपके लिए होगा। अक्लमंद बंदा उस पर पैसा लगाएगा, नहीं तो वो जिस मर्जी चीज पे पैसा लगा दे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो सकता। मतलब कि उस बंदे ने क्या काम किया, जब उसने पहली पॉसिबिलिटी थी 1 रुपया लगाया गुड ए पे, 8 6 4 2 लगाए ये बी पे, तो उसको फायदा हासिल हुआ था 30 का। एक और उसने काम किया, उसने लगाया है जब सारे पैसे उसने लगा दिए गुड ए पे, तो उसको 20 का फायदा हासिल हुआ। तो वो बेस्ट पॉइंट उसका कौन सा होगा, जहां पे उसने फ्लोर पे लगाए 3 रुपये, मतलब कि 10 8 6 3 रुपये फ्लोर पे लगाए हैं। वो कौन से 3 रुपये थे, ये वाले 10 8 6 3 रुपये ये वाले, और घी पे लगाए उसने 8 और 6, और घी पे उसने कितने लगाए 8 और 6। इधर से उसको फायदा हासिल हुआ 24 का, इधर से उसको हासिल हुआ 14 का, टोटल उसको फायदा हासिल हो गया 38 का। यानी कि इन दोनों चीज़ों पर उसने जब पैसा लगाया उसको 38 रुपीज़ का फायदा हासिल हो गया, उसको सेटिस्फेक्शन मिली। और ये वो पॉइंट है जिस पे उसको ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल होगी, इससे वो आगे पीछे मूव करेगा, उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद हम करते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट देखें, हमने एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स रख लिए, वाई एक्सिस पे हमने नंबरिंग कर ली 2 4 6 8 10, मार्जिन यूटिलिटी हमने इधर लिख ली, इधर हमने लिख ली यूनिट्स ऑफ मनी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखें आपके पास नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है।
पहले इसको तो करें ना हाइड, इसको हाइड कर लें। पहले आप ग्राफ करें यूनिट्स ऑफ मनी का और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ फ्लोर का। 1 पे 10 है, फिर 2 पे 8, 6, 4, 2। 1 पे ये 10 हो गया, ये आपने 10 के सामने आपने यहाँ पे क्लिक किया, टिक कर दिया। 2 पे 8 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये इसके सामने आपने लाइन ड्रा कर दी, यहाँ पे नुक्ता लगा लें। 3 पे आपके पास 6 हो गया, 4 पे आपके पास 4 हो गया, 5 पे आपके पास 2, यानी कि ये लाइनें उसने नहीं ड्रा की लेकिन आप लगा लीजिएगा बेशक। अब जब आपने क्या करना है, जब आपने फ्लोर का घी का करना है तो इसको आपने छोड़ देना है पहले और तीसरे कॉलम से। 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0। 1 पे आपके पास हो गया 8, 1 पे आपने 8 पे निशान लगा लिया, 2 पे आपने 6 पे लगा लिया, 3 पे आपने 4 पे लगा लिया, 4 पे आपने 2 पे लगा लिया, 5 पे आपने 0 पे लगा लिया। इस लाइन को आपने ज्वाइन किया। ये आपके पास थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ घी की, और ऊपर वाली जो बनाई थी आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर की। तो स्टूडेंट्स अभी आप देखें जो आपने पैसा लगाया किस किस हिसाब से है। जो आपने 2 रुपये थे वो आपने लगाए हैं किस पे, घी पे, यानी कि 1 और 2 जो रुपये थे वो आपने घी पे लगा दिए, तो यहाँ पे आपने कर दिया। और उसके बाद आपने जो 3 रुपये थे, बाकी 3 थे, वो आपने लगा दिया इस जगह पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो वाला पॉइंट जो है आपका ये इंक्रीजिंग यूटिलिटी का होगा, और ये आपका कौन सा होगा, ये डिक्रीजिंग यूटिलिटी का हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो बाकी 3 रुपये थे वो आपने लगा दिए गुड ए पे, 2 रुपये लगाए आपने घी वाले पे। तो आपने जिस जिस पे पैसा जितना लगाया है उसको कर लेना है सर्कल, और ये वो पॉइंट होंगे जो आपके पास बेस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी होगा। इससे आप लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका ग्राफ। आपकी एक्सप्लेनेशन भी आप खुद से कर सकते हैं कि आपने एक्स एक्सिस पे आपने यूनिट्स ऑफ मनी लिख लिया, 1 से 6 तक लिख लिए। वाई एक्सिस पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद आपने पहले यूनिट्स को और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर को लिया। दूसरे पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ घी और यूनिट्स को रख के आपने एक लाइनें ड्रा कर ली, और जितने पैसे जिस चीज़ पे लगाए हैं उससे आपने वो सर्कल ड्रा कर लिया, उसको शेडिड एरिया कर दिया, और उससे आपको ये पता चला कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। स्टूडेंट आखिरी चीज़ हम करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म। तो लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ होती है, यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। वो ये कहता है कि यूटिलिटी जो है वो हर एक बंदा जो है वो मेजरेबल है ही कोई नहीं। यानी कि हम कोई चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमने रमज़ान में जब रोज़ा रखा, जब हम पानी पियेंगे तो हम ये देखेंगे हमें 5% इजाफा हुआ हमारी सेटिस्फेक्शन में, 10% इजाफा हुआ सेटिस्फेक्शन में, हम ये कहेंगे हमें सुकून आया, बहुत सुकून आया, कम सुकून आया। तो ये कहता है यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को हम मेजर कर ही नहीं सकते। होना तो ये चाहिए था ये ऑर्डिनल अप्रोच होती, लेकिन ये तो कार्डिनल हो गई है, यानी कि हम इसको डेटा लेकर मेजर कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यूटिलिटी इज रिलेटेड विद मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ मैन एंड मेंटल स्टेट कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि अपने ज़हनी आप कैफियत को मेजर नहीं कर सकते। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होती उस पर पैसा लगा देते हैं। सम टाइम कंज्यूमर आर इग्नोरेंट ऑफ गुड विच हैज़ मोर यूटिलिटी देन द गुड दे आर परचेजिंग। इन दिस सिचुएशन दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। जब वो किसी ऐसी चीज़ पे पैसा लगा देंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जिस पे पैसा नहीं लगाएंगे जिसकी ज़रूरत है, तब ये लॉ अप्लाई आपका होगा नहीं, यानी कि वो सोच विचार नहीं करेंगे। केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर होते हैं जो केयरलेस करते हैं, वो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। व्हेन ए पर्सन स्पेंड मनी फॉर द सेक ऑफ फैशन कस्टम ही डज नॉट केयर ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स। कुछ लोग होते हैं जो फैशन के तौर पे या हमारे कस्टम्स के, हमारे माशरे में जो रहन सहन है उसके मुताबिक वो पैसा लगा देते हैं, या फिर वो इवेंट्स आता है तो पैसे लगा देते हैं। तो वो मेजर नहीं करते कि हम इस चीज़ पे इतना पैसा लगाएं तो हमें फ़ायदा होगा, इस चीज़ पे इतना पैसा लगाएं तो हमें इतना फ़ायदा होगा। उसके बाद आप पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाएगा आपकी यूटिलिटी लेवल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यूटिलिटी ऑफ गुड्स इज गेस्ट कीपिंग इन द व्यू ऑफ पीरियड ऑफ यूज। समटाइम गेसेस आर टोटली रॉन्ग बिकॉज समटाइम गुड्स become unusable before the gas period and sometimes they are last long of gas period। स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने मोबाइल परचेज किया, आपने गैस लगाया कि आपने वो मोबाइल आपका 5 साल चलेगा, ये भी हो सकता है वो 10 साल चल जाए, और ये भी हो सकता है वो 2 साल चले। तो आज जब गैस आपका काम सही नहीं करेगा तो उस टाइम आपको यूटिलिटी लेवल जो है वो मैक्सिमम हासिल नहीं होगी।
उसके बाद कहता है इंडिविजिबल गुड्स, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते पॉइंट्स में, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। मतलब कि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो गाड़ी आपने फुल बाय फुल लेनी है। अगर एक आपने गाय लेनी है, काऊ लेनी है, बुफेलो लेनी है, उन्हें आपने 100% लेनी है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि हम इसका एक पार्ट आज ले लें, एक पार्ट कल ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उसी टाइम पे एक चीज़ को परचेज करना जिसको आप डिवाइड ना कर सके छोटे छोटे पीसों में, तो वो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड सम गुड्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स like cow, television or freezer. In this case it is very difficult to equalize the marginal utility of different goods. वो कहता है कि अगर आपने जिस चीज़ों को डिवाइड ही नहीं कर सकते, अगर किसी ने मोबाइल लेना है 15,000 का, तो ये नहीं कर सकता कि बंदा कि आज हम 1,000 रुपया इस पे लगाएं तो ये काम कर लेंगे, 2,000 इस पे लगाएं तो ये काम कर लेंगे। आपने वो लेना 100% ही है। लेकिन मोबाइल के केस में तो चलो ये इसकी आप सोच रहे हो कि हम किसने करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाकी कोई चीज़ लेनी है, जैसे आप ये बात करें कि आपने फ़ैन लेना है, पंखा लेना है, तो आप ये नहीं कह सकते हमें 2 परों वाला पंखा दे दो, या आपने एक चेयर लेनी है वाले तो 3 टांगों वाली एक चेयर दे दो, आपने वो 100% ही लेनी है। तो उसके बाद स्टूडेंट लास्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब आप किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप लाजमी आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि आपने उसको लेना ही लेना है, बेशक आप प्राइस को देखें या ना देखें। तो आप जब एडवर्टाइजमेंट आती है तब ये लॉ खत्म हो जाता है। सम टाइम एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंसेस पीपल टू परचेज सम गुड्स हुज यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। आप क्या हो कि आपने एडवर्टाइजमेंट देख के आपने उस चीज़ को लेना ही लेना है, बेशक उसकी प्राइस को नहीं देखेंगे, प्राइस से यूटिलिटी कम होगी फिर भी आप उसको ले लेंगे। सो इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कैन नॉट बी अप्लाइड। इस केस में जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है वो अप्लाई नहीं होगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ समझ आया होगा। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी, दोनों 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल में और 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉलेज लेवल में। तो आप कोई ऐसा पेपर नहीं देखेंगे कि जिसमें ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी, इनमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए इंटर लेवल में। इंटर लेवल मतलब कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। तो आप अगर कोई ऐसा पेपर देखें इकोनॉमिक्स का जिसमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना पूछा जाए, तो वो पेपर आपने मुझसे लाजमी शेयर करना कि सर ये इस पेपर में हमने देखा कि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी हमसे नहीं पूछा गया था, एक चीज़ भी नहीं पूछी गई। तो आप जो भी आप फ़ाइन कहेंगे मैं इंशाल्लाह वो फ़ाइन दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में सप्ली से बचने के लिए ये 2 लॉ आप लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।